धन्यवाद नीलिमा मैम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी हमारी अध्यक्षा मैम सुनीता, साथ ही सुजाता जी और साथ ही अरविंद जी, मंच पर आसीन हैं सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। आज बामसेफ के इस कार्यक्रम में मेरा पहला अवसर है सभी साथियों को और बामसेफ के ये जो कार्यक्रम है आज 37वां अधिवेशन, आज इस मंच से मैं यहाँ अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। बेहद शुक्रिया आयोजकों का और सभी साथियों का। दरअसल बात क्योंकि महिला उत्पीड़न की है और विषय जो रखा गया है बहुत प्रासंगिक विषय है। महिलाओं के खिलाफ जातिवादी अत्याचार का मूल कारण ब्राह्मणवाद, स्वरूप और समाधान। दरअसल एक सदी लग जाए तब भी समाधान तो हमारे सामने किस तरह से आएंगे उस पर बात तभी करेंगे। महिलाओं को एक जो मेरा अपना जो अभी तक का मूल्यांकन है, जब से मुझसे बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर हैं, मैं अपनी बात जहाँ से शुरू करूँगी, सारी बातें अभी तक होती रही हैं लगातार, लेकिन मैं अपनी बात जहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे अगर हम निगाह डालें एक बार, 1857 से माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उस दौरान जिन महिलाओं के नाम बहुत कोशिशों के बाद सामने आए वो भी झलकारी बाई कहा जाता है। एक परंपरा रही है, द्विज परंपरा कहें उसको या आप लोग उसको सवर्ण परंपरा कहें, लेकिन ये उनकी लगातार कोशिश रही है। वो हमारे नायकों को ही सामने नहीं आने देना चाहते थे, तो नायिकाएं तो बहुत दूर की बात है। हमारी वीरांगनाओं को सामने आना तो मतलब सोचिए कि सोच ही नहीं सकते, उतनी बात तो वो सोच ही नहीं सकते। और आज भी अगर बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में भी आप जाएं तो बहुत मशक्क़त के बाद किसी एक का नाम आपको मिलेगा। वो भी उसके लिए भी हमारे जो बहुजन समाज है, हमारे जो मूल निवासी हैं, उन लोगों ने लगातार जिस तरह से भी यहाँ 10 किताबों का मंचन हुआ, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से लिटरेचर लाया जा रहा है, लगातार जो कोशिशें हो रही हैं हमारे साथी साहित्यकारों के द्वारा जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं और जो इस मुहिम में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, लिखकर, पढ़कर, संघर्ष में जुटकर। तो साहित्य तो ऐसे ही आएगा, मशक्क़त से आएगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि नंगेली जैसी जो एक आंध्रा में जो आंदोलन हुआ, केरल में, दरअसल हमें अपना इतिहास ही पूरी तरह से नहीं पता होता। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए, हम बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर लेते हैं, बड़े बड़े संगठन खड़े कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी फिर भी उस संख्या में नहीं होती जिस संख्या में होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे लगता है कि एक सदी और लगेगी अभी उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, जब महिलाएं इस स्थिति में आएंगी कि वो अपनी बात इस मंच से, गिनी चुनी महिलाएं नहीं, उंगलियों पे गिनने लायक महिलाएं नहीं, बल्कि इतनी संख्या में महिलाएं हों कि अगर आधे इधर पुरुष हैं तो इधर आधे से ज़्यादा महिलाएं, मैं अपेक्षा करती हूँ जब होंगी तब जाकर कहीं हम मानेंगे कि हमारा समाज जो है वो बराबरी पे आ गया, बाबा साहब का सपना जो है वो पूर्णता की ओर है, या हमारा जो संघर्ष है वो अपनी सक्सेस होने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमेशा एक निराशाजनक स्थिति मुझे नज़र आती है। उसका कारण यही है कि जो हम अभी इतिहास खोज भी रहे हैं ना, उसमें भी हम ओनाके, एक दलित महिला हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में, कोई नहीं जानता होगा उसका नाम। ओनाके बेंडे नाम की एक दलित महिला हुई जो जिसने की हालांकि उसने जो लड़ाई की 1857 के विद्रोह में, उसने 36 सैनिकों को मारा सिर्फ डंडे से। उसके पास कोई औजार, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसका नाम कहीं इतिहास में आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं नज़र नहीं आएगा। दूसरी जो महिला जिसका मैं अभी आपको नाम बता रही थी कि नंगेली, जिसने अपने वक्ष स्तन अपने काट दिए थे इसलिए क्योंकि उस पर भी कर्ज लगाया जाता था। तो महिलाओं की अस्मिता, क्योंकि ऊपर के हिस्से में उनको कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, और ये सिर्फ केवल जो द्विज समाज की महिलाएं थी उन्हीं को अधिकार था, या जो सवर्ण समाज की महिलाएं थी उन्हीं को अधिकार था कि वो सिर्फ ऊपर अंगवस्त्र पहन सकती हैं, नीचे वो जो दलित महिलाएं थी उनको ये अधिकार नहीं था, या शूद्र महिलाएं जिनको कहा जाता था उनको ये अधिकार नहीं था। तो जब इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं उनके बारे में हम कहीं बात नहीं करते, किसी मंच से मैं ये बातें नहीं सुनती कि ओनाके का नाम कहीं लिया जाता हो, जिसने अपनी जान पर खेलकर झलकारी बाई रिप्लेस करने की जो परंपरा है वो लगातार चल रही है। झलकारी बाई को झांसी की रानी से रिप्लेस करने की,
दुर्गामती के बदले किसी और को ले आएंगे। कश्मीरी देवी या बलबीरी देवी की जगह दलित महिलाएं, वाल्मीकि दलित महिलाएं, जिन्होंने 22 महिलाओं की यूनिट तैयार की 10 दिन में और स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए मारी गई। सोचिए, उनका जिक्र कहीं किसी मंच से मतलब नहीं आता है, तो अभी हमें अपना इतिहास और कितना खंगालने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये पहल भी जब हमारा साहित्य आ रहा है तो उन तमाम महिलाओं की बात भी अगर इस मंच से की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा। अगले अधिवेशन में अगर इस तरह का साहित्य आए जिसमें उन महिलाओं के भी जो योगदान है वो समाविष्ट हों। दूसरी बात कि मैं समस्या और समाधान दोनों को साथ साथ कोशिश कर रही हूँ बताने की कि समस्या कहाँ है, मुद्दे जो छूट जाते हैं और उनको हम कैसे ला सकते हैं। दूसरी जो बात कि जिस तरह से लगातार आप देखिए कि बहुत तेज़ी से हमारे सामने जिस तरह से मीडिया ने कवरेज करना शुरू किया है चीज़ों को, तो बहुत तेज़ी से हमारे सामने बलात्कार की और हिंसक घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं लगातार होती हैं। उत्पीड़न जब एक सदी से ज़्यादा से चलता आ रहा है तो घटनाएं तो कितनी नृशंस घटनाएं रही होंगी हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बस वो कहीं दर्ज नहीं है। अभी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उसमें भी आप सोचिए कि कितनी बीमार मानसिकता, मतलब जातिवाद तो एक अलग है ही, जातिवाद तो बड़ी समस्या है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो माइंडसेट है। माइंडसेट इसलिए है क्योंकि पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है। जब तक संपत्ति नहीं समझना छोड़ेंगे स्त्रियों को, जब तक इज्जत का उसको इज्जत के बदले सम्मान का बायस बनाना नहीं छोड़ेंगे स्त्रियों को, तब तक हम नहीं मानेंगे कि इस देश में समता का अधिकार स्त्रियों को है। कम से कम समता मूलक समाज की अगर हम परिकल्पना रखते हैं, सावित्री बाई फूले जैसी महिलाएं बीमारी में शिक्षा के लिए इतना मतलब कि अपनी सारी सम्मान को एक तरफ रखकर दलित बस्तियों में जाती हैं, पढ़ाने जाती हैं। हमारी महिलाएं कब मतलब उनसे प्रेरित होंगी और कब वो इस तरह की भूमिका में आएंगी कि वो जाएं अपनी दलित बस्तियों में, जाएं बात करें, वो उत्साह जागे उनमें और वो प्रेरित हों। मुझे लगता है इसके लिए बहुत छोटी छोटी हमारी जो भी हमारी नायिकाएं रही हैं इतिहास में, जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ, अगर उनके योगदान की हम बाबा साहब के जन्मदिवस पे या सावित्री बाई के जन्मदिवस पे अगर छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकालकर अपने कैडेट्स के द्वारा उनको उन बस्तियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या निरक्षर महिलाएं हैं या जो भी पुरुष कम से कम बामसेफ से या दूसरे बामसेफ के सहयोगी संगठनों से जहाँ भी जुड़े हुए हैं जो भी कैडर साथी, तो वो उन पुस्तकों को किसी भी माध्यम से, किसी महिला साथी के माध्यम से या खुद भी जाकर उनको घर घर बांटें उस दिन और ये बताएं कि ये महिला थी, इसने ये योगदान हमारी सोसाइटी को उन्नत करने के लिए दिया। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से वो बात जाएगी, कुछ हद तक तो जाएगी। और अगर महिला एक बार घर में उस चीज़ को समझेगी तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने आप सिखा देगी। अगली बार आपको उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कार्यक्रम में, वो खुद चल कर आएगी। तो हमें ये उत्साह, ये मोटिवेशन, इस तरह का जज्बा जगाने की ज़रूरत है महिलाओं में। अभी हाथरस में जो घटना हुई, उससे पहले घटना 2012 में निर्भया के साथ भी हुई थी। लेकिन बात ये देखिए, स्त्री को जब तक ये मैंने अभी ये बात कही है, स्त्री को संपत्ति मानना जब तक ये समाज नहीं छोड़ेगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान ने हमें, बाबा साहब ने इतनी मशक्क़त से जो संविधान सबके लिए समानता के लिए बनाया था, वो केवल दलित, SC ST OBC के लिए नहीं, सभी। हिंदू कोड बिल, जब तो हमारी महिलाएं, तो दलित महिलाएं तो पढ़ी लिखी होती भी नहीं थी, जब वो हिंदू कोड बिल लाए थे तो उन महिलाओं के लिए लाए थे जो उस समय पढ़ी लिखी अभिजात्य वर्ग की महिलाएं थी। लेकिन उन्हीं महिलाओं ने उसको नकारा क्योंकि पेट्रियार्की थी, पितृसत्ता थी। वो महिलाएं अपने मानसिक उससे ये सोच ही नहीं पाई कि ये जो बिल है ये हमारे हक में है। और ये बड़ी निराशाजनक स्थिति थी बाबा साहब के लिए, जो महिलाओं को समान देखना चाहते थे। वो जो चाहते थे कि महिलाएं, उन्होंने उस टाइम ये अंतर नहीं किया था कि ये दलित महिलाएं हों या गैर दलित, वो एक समतामूलक समाज वाकई चाहते थे और वो चाहते थे कि महिलाओं की भागीदारी उसमें हो। इसीलिए वो बार बार कहते थे कि जब मैं उस समाज को तब उन्नत मानूंगा जब उस समाज की महिला पढ़ी लिखी होगी। किसी भी समाज को मैं तब उन्नत मानता हूँ या उसकी तरक्की में योगदान में जब मानता हूँ जब कोई महिला उस समाज की, जब उस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी।
तो सावित्री बाई फूले को, बेगम हजरत को, इनको फातिमा शेख को हम क्यों नहीं बार बार याद करते हैं? हम नंगेली बाई को क्यों नहीं याद करते हैं? हम ओनाके को क्यों नहीं याद करते हैं? हम कश्मीरी बाई को, बलबीरी को क्यों नहीं याद करते हैं? तो जब इन महिलाओं का जिक्र होगा, इन महिलाओं की बात, इनके संघर्षों की बात जाएगी, वो महिलाएं कोई शिक्षित थोड़ी थी, सब अनपढ़ थी। अनपढ़ कहने का मतलब मेरा अल्प ज्ञान से, उस ज्ञान से ऐसा नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान महिलाओं को बहुत होता है। आप ये सोचिए कि जब वो 2 घंटे किसी पारिवारिक बात में चर्चा कर सकती हैं आपसे, तो वो अगर आप उनको स्पेस देंगे तो वो आपसे इन बातों पर भी चर्चा करेंगी। हेल्दी डिस्कशन भी घर में होगा। मुझे बड़ी निराशा होती है देख के कि हमारे पुरुष साथी, प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मेरा अपना एक है सोचने का तरीका, कि हमारे पुरुष साथी जितने भी आते हैं घरों से, अगर वो हर रोज़ वो कहते हैं कि एक आदमी से बात करें हम, तो हम एक महिला से भी बात कर सकते हैं। एक आदमी मतलब एक इंसान। हम मंच से जब ये बात कह रहे हैं, मतलब हमारे घर में चाहे हमारी बहन है, बेटी है, माँ है, बीवी है, हम उस महिला को भी उस केंद्र में लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये हमारा जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी आंशिक रूप से कमी वहीं रह जाती है कि हम सोचते हैं कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर तो हम कर देंगे इंकलाब, लेकिन पारिवारिक स्तर पे वो इंकलाब नज़र नहीं आता है, वो कोशिशें नज़र नहीं आती हैं जो होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के साहित्य पे बात करना। दलित उत्पीड़न की बात, यहाँ एक डाटा दिया गया है एनसीआरबी का, कि एनसीआरबी के द्वारा 7% महिलाएं, यहाँ बहुजन महिलाओं सभी की बात हो रही है, सभी महिलाओं की कॉमन रूप से बात हो रही है। आगे उन्होंने दलित और गैर दलित का भी बताया कि 7.5% महिलाओं के साथ शोषण उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, लगातार। ये आंकड़े बहुत कम हैं, ये वो आंकड़े ही नहीं हैं जो होने चाहिए। मीडिया किस तरह से बायस है। मैं हाथरस गई हूँ, मैं फोरबिसगंज गई, मैं लक्ष्मी पैठा गई, जहाँ एक औरत को पूरे उसमें घुमा के, नंगा घुमा के और फिर उसको मार दिया गया पेड़ से बांध के। हम जब फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते हैं, हमें वहाँ की वास्तविक स्थितियाँ पता होती हैं। जब हाथरस की बेटी को वहाँ जिंदा जलाया गया, उसके पीछे यूपी सरकार की क्या मानसिकता थी, ये आप सबने देखी। उसकी माँ से मिलके, उसकी बहनों से मिलके, उसकी भाभी जो इतना, जिसने पूरा संभाला हुआ है अभी बहुत हिम्मत के साथ, जिस पे तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए कि वो माविस्ट है, और ये वो 10वीं पास लड़की है, लेकिन बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। तो दलित महिलाओं पे अटैक, तो सीधी सी बात है, किसी की मान सम्मान को अगर आहत करना है तो सबसे आसान टारगेट लगता है कि उस घर की महिला को बेइज्जत कर दो, उस घर की महिला का बलात्कार कर दो, उस घर की महिला को उठा के ले जाओ, उसको हरैश कर दो, उसको मार दो, जिंदा जला दो, काट दो। ये जो मानसिकता है, ये जो उत्पीड़न है, ये मानसिकता सिर्फ सामने नहीं है, ये यहाँ है, दिमाग में है। जब तक यहाँ से नहीं निकलेगी, कोई शिक्षा, कोई शिक्षण संस्थान कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। इसको साफ करने की ज़रूरत है, और ये साफ तभी होगी जब हम हमारी महिलाओं को इतना जागरूक कर देंगे और वो एक तो पहचानना और टारगेट करना जान जाएंगी कि ये व्यक्ति जो है किस मानसिकता का व्यक्ति है। तमाम शिक्षण संस्थानों में महिलाएं जाती हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ में काम करने जाती हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, बसों में छेड़खानी होती है। जो युवा बच्चियां होती हैं वो तो घर पे आके डर की वजह से बताती भी नहीं है कि आज हमारे साथ क्या हुआ, कि कहीं माँ बाप कल से स्कूल ही ना बंद कर दें या पढ़ाई ना रोक दें हमारी। और ख़ासकर दलित और हमारा जो बहुजन समाज में जो हमारे जो मतलब जिनको हम कहें कि SC ST OBC में जो सबसे जिनको तथाकथित रूप से नीचे कर दिया गया है, वहाँ अभी बहुत ज़रूरत है काम करने की। मैं खुद जिस कम्युनिटी से आती हूँ, अपने परिवार में पहली लड़की हूँ जो पढ़ी है, शिक्षा ली है जिसने। तो सोचिए कि अभी कितना समय हम लोगों को, कितना काम करने की ज़रूरत है, कितना समय अभी हमें और चाहिए। इतनी सारी घटनाएं होती हैं लगातार। स्टूडेंट्स हमें आके बताते हैं, हम स्टूडेंट्स के कि वहाँ तो चलो सेल होती है, वेमेन सेल आजकल कॉलेजेस में बनाई गई है इस चीज़ के लिए कि आप, लेकिन वहाँ भी बच्चियाँ शिकायत करने से डरती हैं। मतलब सोचिए कि सोशल प्रेशर कितना ज़्यादा है कि पढ़ी लिखी बच्चियाँ, BA पास लड़कियाँ, उनको कहो कि जाओ सेल में शिकायत करके आओ, नहीं मैडम अगर हमारे घर के पेरेंट्स को बुला लिया तो कल से कॉलेज आना बंद। तो इस तरह की स्थितियाँ जब आ जाती हैं, शुक्रिया, इस तरह की स्थितियाँ जब आ जाती हैं तो सोचिए कि हमें कितना और एजुकेट होने की ज़रूरत है।
और जहाँ पढ़ी लिखी फैमिलियाँ हैं, कम से कम उनसे तो उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी बच्चियों से बिठाकर उसी तरह से बात करें जैसे वो अपने बेटे से बात करते हैं हर इशू पे। जब तक घर में बेटी और बेटे का अंतर, कि आप बेटी से मेंस्ट्रुएशन पे बात नहीं कर सकते और आप बेटे से बात कर सकते हैं उसकी समस्याओं पे, तब तक ये अंतर नहीं मिटेगा। चाहे पिता है और चाहे माँ है, समस्या अगर बच्चे की है तो आपका बच्चा बेटी है या बेटा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उसकी समस्या है तो उसका समाधान आप लोग ही करेंगे। तो बात करने की ज़रूरत है, हर लेवल पे बात करनी। टीचर को स्टूडेंट से बात करने की ज़रूरत है। कोई अधिकारी अगर कहीं है, उसके जो सहायक एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें अगर महिलाएं, उनकी कोई समस्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैटरनिटी लीव पे महिलाएं जाती हैं, कोई कुछ इस तरह की घटना उनके साथ हरेसमेंट की कहीं ऑफिस में होती है, शिकायत करने से भी डरती है कि कल हमें रेजिग्नेशन लिखना पड़ जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें सभी जगह से समाधान खोजने की ज़रूरत है, सभी जगह से माइंडसेट इतना, आप लोगों में से बहुत सारी, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ, बहुत सारे लोग मुझसे वरिष्ठ भी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नौकरियों में भी हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग निकायों में, अलग अलग संस्थानों में। तो वो लोग कम से कम इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे तो शायद आप देख पाएंगे अपने आसपास की कोई इस तरह की घटनाओं से, कोई इस तरह की समस्याओं से पीड़ित तो नहीं है आपके आसपास। जब ऑफिस में, जब स्कूल में, जब कॉलेज में, जब शिक्षण संस्थानों में, जब सारे जितने भी निकाय हैं, जितने भी प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक सेवाएं हैं, जब वहाँ महिलाओं को महिलाओं की तरह नहीं समझा जाएगा तो समानता हमें अपने आप दिखने लग जाएगी और समानता आएगी। बाबा साहब के प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद इस चीज़ को एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। महिलाओं को अपने आप को एक मुकम्मल इंसान मानना पड़ेगा और पुरुषों को, जो पुरुष साथी हैं, उनको महिला को एक मुकम्मल इंसान अपने साथ मानना पड़ेगा कि वो भी मेरी तरह है। ये नहीं कि मैं घर से जा रहा हूँ लेकिन 8 बजे के बाद तुम घर से नहीं जा सकती, अगर कोई कार्यक्रम है तो। बाम सेफ के या किसी के भी, मैं दलित लेखक संघ की अध्यक्ष हूँ दिल्ली में, अगर मेरा कार्यक्रम शाम को 6 बजे शुरू होता है तो मुझे पता है कि 6 बजे शुरू होगा तो रात को 10 बजे ख़त्म होगा, 11 भी बज सकते हैं। इतना मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि मैं 11 बजे भी 12 बजे भी अपने घर आ सकती हूँ, घर से जा सकती हूँ किसी भी समय। मेरे हस्बैंड को भी ये पता है कि वो अपने आप जा सकती है, वो अपने आप आ सकती है, उसको कोई किसी तरह की असुरक्षा बोध उनको मुझे लेकर नहीं होता है। जब ये जब विश्वास हर पुरुष में होगा अपनी महिला को लेके, अपनी पत्नी को, अपनी साथी को, बहन को, बेटी को, किसी को भी लेकर, जब ये असुरक्षा बोध जब उनके दिल से निकल जाएगा तो समानता की बात हम कर सकते हैं। जितने भी अभी जो ये होते हैं, इसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, अगर गाँव की स्थितियाँ हम देखें तो गाँव में सबसे पहली बात तो जो मैंने देखी है, जो महिलाएं शिकार होती हैं बलात्कार की, शोषण की, उत्पीड़न की, ज़्यादातर वो वही महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो काम करने जाती हैं खेतों में, ज़मीनों पे काम करने जाती हैं, दूसरे की ज़मीनों पे, दूसरे के खेतों में काम करने, मेहनत मजदूरी करने जाती हैं या घरों में काम करने जाती हैं। उनके लिए वो इंसान नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक नौकर है जिसके साथ जैसा भी मतलब व्यवहार किया जा सकता है, और अगर वो आंख दिखाए उसके घर का बंदा कोई, तो उसके सम्मान को आहत करने के लिए उस महिला को शिकार बनाया जा सकता है। ये सीधा सीधा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि दलित जितने भी हैं आसपास, वो यूनाइट रहें, कोशिश करें कि शिक्षा के ऐसे केंद्र खोले जाएं, छोटे छोटे केंद्र, जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा दी जाए। हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं तो काम कर रही हैं खेतों में। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे परिवार में, मान लीजिए गाँव में भी जो कोई एक पढ़ा लिखा है व्यक्ति, वो कोशिश करे कि मेरी पत्नी को भी इतना पढ़ना लिखना है कि कोई उसके साथ धोखाधड़ी ना कर सके, कोई उसको कुछ कह के कोई कहीं भी साइन ना करा सके। लैंड रिफॉर्म की बात जब आती है तो मैं कहती हूँ कि ज़मीन महिलाओं के नाम होनी चाहिए। जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन कहीं दलितों को मिलती है, उनके हिस्से में आती है, वो महिला के नाम से हो। उससे उसमें एक तो सुरक्षा बोध जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा, दूसरी बात कि वो अपनी खेती पर निर्भय होकर काम कर सकेगी, अपने उसका जो भी, या फिर कुछ ऐसे छोटे कुटीर उद्योग टाइप वहाँ पर शुरू किए जाएं जिसमें महिलाएं खुद काम करें, किसी के घर में या किसी की ज़मीन पर जाकर उनको अपनी मेहनत ना देनी पड़े, ताकि वो शोषण की शिकार हों। तो ये एक अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे ऐसे केंद्र खोले जाएं और वहाँ महिला अधिकारी रखी जाएं,
जहाँ पे महिलाएं अपनी समस्याओं को बता सकें। ये काम हम कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे केंद्र गाँवों में खोले जाएँ, जहाँ जहाँ दलित आबादी है, जिन गाँवों में ज़्यादा दलित आबादी है वहाँ छोटे छोटे ऐसे महिला सुरक्षा केंद्र खोले जाएँ, जहाँ महिलाएं ही अधिकारी रखी जाएं, महिलाएं ही उनकी बात सुने और महिलाएं ही उनका समाधान करें। एक महिला पंचायत की कोशिश करनी चाहिए कि गाँवों में महिला पंचायत हो। जब भी इलेक्शन हो तो कोशिश की जाए कि महिला पंचायत चुनकर वहाँ पर आए। इसके प्रयास हमें हमेशा करने चाहिए। यहाँ जो मनीषा वाला केस है, इसमें इनके पास ज़मीन भी थी, इनके पास 2 भैंसें, 4 बकरियाँ, गाय और मुर्गियाँ भी थी। सब कुछ था इनके पास, लेकिन नहीं था तो हौसला। उस समय जब लड़ाई हुई है तो मतलब पिता ने एकदम से डर की वजह से थोड़ा सा निकलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। थोड़े दिन बाद वो समाधान हो गया उसका लड़ाई का, लेकिन क्योंकि भाई जो होते हैं अक्सर वो थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बहनों के लिए। जब 1-2 बार मनीषा पर टोंट कसा गया तो उसके भाई ने उसका फेवर किया। यही गलती हो गई उससे। मतलब सोचिए कि ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल कोई भाई, पिता, बहन कोई भी अगर उस समय होती तो वो बोलती। उसने बोला, उसका परिणाम, दुष्परिणाम इस तरह से आया। इसके लिए जागरूक, इसके लिए वो संबल हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास अपनी ज़मीन है, हमारे पास ये अपलिफ्टमेंट उनको नहीं सुहारा है जो गांव में है कि इनके पास भैंसें कैसे आ गई, ये हमारी बराबरी कैसे कर रहे हैं। वहाँ जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी कह रहा, देखो जी बराबरी तो नहीं होए, मतलब कि बराबरी तो ना होए, ये कह रहा वो कि बराबरी करने चले थे। ये गाय भैंसे रख के दूध बेच रहे थे, मुर्गियाँ पाल रहे थे, इनका काम तो सूअर बाड़े मतलब सूअर बना के रखना है। उन्होंने बहुत पहले सूअर पालन भी किया, लेकिन उन्होंने फिर वो तोड़ दिए। जब उन्होंने गाय भैंसे रखी तो वो तोड़ दिए। तो वो टूटे हुए बाड़े भी वहाँ पे थे। हमने पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया कि ये पहले हम सूअर पालते थे, अब हम गाय भैंसे पाल रहे हैं। तो यही बात इनको नहीं। तो ये जाति तो मतलब सोचिए कि आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। इसका सीधा और सबसे सही समाधान यही है, एजुकेशन। एजुकेशन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि अब स्वरोजगार की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे छोटा हो पर अपना रोजगार हो, तभी लड़ पाएंगे। आज अगर वो हौसले के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे लोगों ने जा के वहाँ, आप जैसे साथियों ने जो बहुत वहाँ पर गए हैं और बात की है संगठन की तरफ से और उनको हिम्मत बंधाई है, तो आज वो लड़ रहे हैं। ये केस उठ गया, विदेशों से भी इसकी भर्त्सना हुई और उठ गया। लेकिन इससे पहले आसिफा के साथ, उससे पहले मुजफ्फरनगर में, उससे पहले भदोई में, उससे पहले बलरामपुर में, मतलब कितने केस गिनेंगे हम। बलात्कार की घटनाओं की तो कोई सीमा नहीं है, इतनी घटनाएं हैं, आधी तो आती ही नहीं है। न्यूज़पेपर भी बायस हैं, मीडिया भी सिर्फ वो खबरें दिखाता है जिनको वो जान जाता है इस पर इनको टीआरपी बढ़ेगी इनकी, वही खबरें आती हैं हमारे आसपास। तो साथियों, मेरा तो जो मतलब कहना है वो यही है कि एक तो हम अपना इतिहास जानें और उस इतिहास को हम महिलाओं तक, जिन महिलाओं का वो इतिहास है, हमारी बहुजन महिलाओं का जो इतिहास है, वो उन तक पहुँचे। छोटी छोटी चाहे बुकलेट्स ही बनाकर उनको बांटी जाए। हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो हमारे साथी हैं वो रिसर्च करें, उन पर काम करें, निकाल कर लाएँ सारा साहित्य और उनका भी इनॉग्रेशन यहाँ से किया जाए फिर इसी मंच से। तो इसकी मैं अपेक्षा करती हूँ। दूसरा कि जो मैंने अभी ज़मीन या छोटे उद्योगों की बात की, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे महिलाओं को। तीसरी बात कि छोटे छोटे सुरक्षा केंद्र जब तक गांव और दलित बस्तियों में नहीं खोले जाएंगे, वहाँ जाकर उनको उनका इतिहास, उनकी शिक्षा, उनका जो अभी के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उन पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर समाधान इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो सकते हैं। तो मैंने तो जो बातें कही हैं, शायद बहुत सिंपल बातें कही हैं, बहुत सहज जो मुझे लगा, जो मुझे कहना चाहिए था, तो ये है। और जो आखिर में मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो यही कि मतलब ये मेरी अपनी सोच है कि एक इस तरह का कल्चरल कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा मंच बनाया जाए संगठन की तरफ से भी कि वो बस्ती बस्ती जाए। जब भी जैसे बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है, उससे 1 हफ्ते पहले हम ये करें और उसको सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन तक
कहीं कहीं हर बार अलग बस्ती में हम वो अपनी सांस्कृतिक टीम लेकर जाएं और वहाँ पर तमाम जो हमारे गीत हैं, क्योंकि कल्चरल जो चीज़ें होती हैं ना, कविताएं, गीत, उनका अपना एक महत्व होता है, स्लोगन्स, उनका अपना एक, तो एक कल्चरल टीम भी हमें तैयार करने की ज़रूरत है जो बस्ती बस्तियों में जाकर और वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे। और फिर कुछ नए युवा बच्चे आपको मिलेंगे वहाँ पर, और कुछ ऐसे गीत मिलेंगे जो ऐतिहासिक हैं, जिनमें पूरी कथा है किसी भी गांव की, किसी भी बस्ती की, तो वो आपको वहाँ से मिलेंगी और उस पर अच्छा साहित्य हमारे पास आएगा, अच्छी रचनाएं हमारे पास आएंगी। तो ये भी हम कर सकते हैं। और महिलाओं की जागृति से लेकर हम कुछ इस तरह की बुकलेट्स भी निकाल सकते हैं कि उनकी सुरक्षा संबंधी क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं। जैसे किया गया, बीच में बहुत प्रयास किया गया कि महिलाओं को जूडो सिखाना, उनको लड़ना सिखाना, लाठी चलाना सिखाना, इस तरह की चीज़ें जो की जाती हैं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, उनको और आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह की बुकलेट्स निकाली जाएं जिनमें ये चीज़ें दी जाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बहुत समस्याएं जो हैं उनका हमारे पास समाधान आएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएंगे, वो समाधान हमारे पास आएंगे। साथियों, इसी से जुड़ी एक कविता मैं, अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस मंच से पढ़ना चाहती हूँ। जी शुक्रिया। मैं अपनी एक कविता का पाठ कर रही हूँ। सुनो मठाधीशों, मैं भारत की दलित स्त्री दुत्कारती हूँ तुम्हारी धर्मपरायण संस्कृति को, मारती हूँ लात तुम्हारी धर्म सत्ता को। सुनो धूर्तों, बंद करो हमें मूर्ख बनाना, देवी देवी कहकर भूखी मारना, सती कहकर जिंदा जलाना। सुनो पाखंडी, सदियों से दलित स्त्री का न कोई धर्म है न कोई जाति, वो तो तुम्हारी नज़र में न देवी है न इंसान है न स्त्री, केवल मात्र देह, जिसकी जाति के नाम पर करते हो बलात्कार, तुम्हें कभी शर्म नहीं आती। तुम अपनी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतियों को संभाल के रखो, तुम अपनी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मियों को संभाल के रखो, अपनी झूठी खोखली घुन खाई धार्मिक पोथियों को, क्योंकि जिस झूठ के बल पर जलाते आए हो तुम हमारी दलित बहुजन बेटियों को, जिस दिन वे एकजुट होकर सड़कों पर आएंगी, सबसे पहले मनुस्मृति की तरह तुम्हारी इन सारी धार्मिक पोथियों को जलाएंगी। शुक्रिया।